शाहजहांपुर सीधी बात आए दिखाते हैं यह खबर। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। पासवान अमर रहे अमर रहे। चिराग रहे अमर रहे। अमर शहीद उदा देवी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, सारी व्यवस्थाएं माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उन्होंने सबके लिए, सर्व समाज के लिए खाने। शंकर पांडे जी मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आसिम खान जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा आदरणीय कमला कुमारी जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष अमित पासवान जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रेस मीडिया के साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों। सबसे पहले आज जिस दिवस पर मेरा यहाँ आगमन हुआ है, मेरे लिए ये एक भावुक क्षण भी है। मेरे नेता, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस दिवस को पहचान देते हुए यहीं से इस दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की थी। और आज मेरे लिए ये ऐतिहासिक लम्हा है। जिस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे नेता, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई, उसी कार्यक्रम में आज यहाँ आमंत्रित होकर, जहाँ मुझे इस तरह इस बात का गर्व होता है कि मैं एक ऐसे नेता का सुपुत्र रहा हूँ जिन्होंने निरंतरता में समाज के दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, वंचित, गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। निरंतरता में पिछले 50 दशक में उन्होंने ये एक ईमानदार प्रयास किया कि किस तरीके से समाज के गरीब और वंचित लोग जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, किस तरीके से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, जिसमें आज का जो बलिदान दिवस है ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वीरांगना उदा देवी पासी, मुझे नहीं पता कि इन 70-75 सालों में महज ये संजोग है कि जहां एक से बढ़कर एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जहां उनको निरंतरता में सम्मानित किया गया, वहीं वीरांगना उदा देवी पासी, उनके नाम का कहीं जिक्र भी नहीं था। एक दशक पूर्व उनके नाम के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। और जैसा तमाम वक्ताओं ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उनकी प्रतिमा तो थी पर उसमें अज्ञात शब्द का उसमें उल्लेख किया हुआ था, उनके नाम तक का भी जिक्र नहीं था। क्या ये महज एक संजोग है कि वो एक समाज के ऐसे वंचित वर्ग से आती हैं, एक दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्या ये कारण रहा कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी उनको वो उचित सम्मान नहीं मिल पाया जो बाकी के अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों को मिला? मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण था, जानकारी का अभाव था, या किसी ने जानकारी लेने का प्रयास ही नहीं किया। पर यहीं पर मुझे गर्व होता है कि मेरे पार्टी के नेता, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनकी जानकारी में जब यह विषय आया, बिना किसी विलंब के ना सिर्फ उन्होंने वीरांगना उदा देवी पासी को उनका उचित सम्मान देने का काम किया, बल्कि लगभग पिछले एक दशक से ज्यादा निरंतरता में न सिर्फ यहाँ जिले में बल्कि प्रदेश भर में उदा देवी पासी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और वो जिस सम्मान की हकदार थी, वो सम्मान दिलाने का काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। ये उन उदाहरणों में से एक है जो उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक के कार्यकाल में उन्होंने निरंतरता में समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को निरंतरता में मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। उनका अंश होने के नाते
उनका खून होने के नाते उन्हीं के संस्कार मुझ में भी हैं। आज हमारे अध्यक्ष जी ने यह आग्रह मुझसे किया इस सार्वजनिक मंच से कि ज्यादा से ज्यादा समय मुझे उत्तर प्रदेश में देने की जरूरत है। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो कार्य यहाँ पर किए हैं और जो हकीकत भी है, उन्होंने एक लंबा समय उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी उन्होंने दिया। विभिन्न विभाग के जब वो मंत्री रहे तो उस विभाग के माध्यम से यहाँ के गरीब वंचित लोगों को कैसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सके, उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, इस बात का प्रयास किया। जैसा मैंने कहा कि उन्हीं का अंश हूं मैं, इस बात का विश्वास दिलाकर जाता हूं कि अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बढ़कर ही आप मुझे पाएंगे, उसमें कोई कमी आपको होगी, इस बात का एहसास कभी नहीं होने दूंगा। उनके जितने अधूरे कार्य हैं, उनके जितने अधूरे सपने हैं, उसी को पूरा करना अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और जैसे मेरे नेता ने कभी जात पात धर्म मजहब में किसी बात का उन्होंने मतभेद नहीं किया, उन्हीं की सोच का अनुयायी हूं मैं, उन्हीं की सोच का समर्थन करता हूं। मेरे लिए भी जात पात धर्म मजहब, आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए अगर हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है, अगर कोई एक फर्क है, तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर कोई ये बोले कि भैया ये जाति सिर्फ जाति विशेष होने के नाते पूरी तरीके से संपन्न है, या ये धर्म सिर्फ धर्म विशेष होने के नाते पूरी तरीके से संपन्न है, तो ये गलत है। भारत जो गांव में बसता है, भारत के गांव में जाकर देखिए, हर जात पात धर्म मजहब के लोग आपको इस गरीब जाति में मिल जाएंगे। भले वो किसी भी संपन्न जाति से आते हो, उच्च जाति से आते हो, पर आज भी उनके लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। मेरी लड़ाई आज उन गरीब लोगों के लिए, बिना जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए। और ये कई बार लोग इसको उलझाने का प्रयास जरूर करते हैं। लोग इस बात को उलझाने का प्रयास करते हैं कि अरे सिर्फ दलितों की बात होती है, सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात होती है। कुछ पार्टियों के बारे में कहा जाता है सिर्फ ब्राह्मणों की बात होती है, सिर्फ राजपूतों की बात होती है, जबकि हकीकत में बात होनी चाहिए तो जात की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए, तो महिलाओं की होनी चाहिए, महिला जमात की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, युवाओं की जमात की बात होनी चाहिए, बुजुर्गों की बात होनी चाहिए, बुजुर्गों की जमात की बात होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर कोई ये देखकर राजनीति करे कि अरे भैया ये युवा है, ऊंची जाति से आता है, इसका ज्यादा भला होना चाहिए, ये पिछड़ी जाति से आता है, इसका नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसी सोच का समर्थन नहीं करता हूं। आज की तारीख में मैं चाहता हूं कि भैया उत्तर प्रदेश के युवा एकजुट होकर, एकत्रित होकर, बिना जात पात में अपने आप को बांटे हुए अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। पर है कुछ ऐसे राजनीतिक दल, है कुछ ऐसे राजनीतिक नेता जिनकी राजनीति ही हम लोग को बांटने पर चलती है। निरंतरता में वो चुनाव जीतते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी अंग्रेजों की नीति पर काम करते हैं, बांटो और शासन करो। आज जब हम यहाँ पर वीरांगना उदा देवी पासी उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं, उनका शहीदी दिवस जब हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो उसमें हम लोग को ये बात याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसे 36 अंग्रेजों का उन्होंने वध किया था, उनको मौत के घाट उतारा था, जिन्होंने 1857 में भी हम लोग को बांटने का प्रयास किया। पर है आज भी कुछ ऐसे जो अंग्रेजों की उसी नीति पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और वो चाहते हैं कि भैया हम लोग जितने बटे रहेंगे, जितना हम लोग बटेंगे, उनके राजनीतिक हित पूरे होते रहेंगे। और यही काम वो करते हैं, और यही काम करने के बाद आज 7 दशक, 7.5 दशक बीत गए, और सुनने को क्या आता है भैया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश है। क्यों? क्यों पिछड़ा प्रदेश है? 75 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, भारत की सबसे बड़ी आबादी जिस प्रदेश से आती हो, वो आज भी पिछड़ा है। कारण क्या है इसका? और क्यों जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए ऐसे राजनीतिक नेताओं और ऐसे राजनीतिक दलों की, जिन्होंने 75 साल तक हम लोगों को बांटने का काम किया, हम लोग का मत हासिल करने का काम किया।
और उसके बाद बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी वही बदहाल परिस्थिति में हमारे गांव है। आज भी हम लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। युवा आज भी संघर्ष कर रहा है कि भैया हमें एक रोजगार मिल जाए। पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं मजदूरी का काम करने के लिए। कौन जिम्मेदार है भैया? कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने का समय है। ये हम लोग को समझने का समय है कि भैया जो आकर जाति के नाम पर वोट मांग के चला जाता है उसने किया क्या हमारे लिए या हमारे प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे प्रदेश में होने चाहिए थे, पर अफसोस उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम, नोएडा, विभिन्न और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का उत्तर प्रदेश आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? दिल्ली का कोई लड़का आया उत्तर प्रदेश कभी काम के लिए? तो क्यों सिर्फ हम लोग को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, महिलाएं बैठी हैं, मैं इनको देखता हूँ दिल्ली में दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं एम्स के सामने डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों हमारे गांव आज भी वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात देखिए, वहां के विद्यालयों के हालात देखिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती, डॉक्टर तो दूर की बात है। हमारे विद्यालयों के हालात देख लीजिए, शिक्षक तो दूर की बात है, भवन तक नहीं होते वहां पे गांव में। कौन जिम्मेदार है इन परिस्थितियों का? यही जवाबदेही तय करने का समय और यही आग्रह करने आज यहां आप लोग के बीच आए। एकजुटता की जरूरत है हमें, और मैं खास तौर पर अपने तमाम युवा साथियों से यह आग्रह करूंगा, महिलाओं से यह आग्रह करूंगा, बुजुर्गों से यह आग्रह करूंगा, एकजुट होने की जरूरत है हम सब। जैसा मैंने कहा, गरीबी अपने में एक जाति है, पर हम लोग को बांट दिया जाता है कि भैया ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये अल्पसंख्यक है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी लिंग भेद के नाम पर कि ये महिला, इनका अलग। कुछ पार्टियां महिलाओं के नाम पर राजनीति करती हैं, कुछ युवाओं के नाम पर करती हैं। कारण क्या है इन सब का? क्यों? क्योंकि जितना ये हम लोग को बांटते हैं हम लोग बढ़ते हैं, और उसके बाद ये हम ही लोगों का वोट हासिल कर अगले 5 साल तक कोई सामने नहीं आता। आज चुनाव है, सब राजनीतिक दल, सब नेता, सब चक्कर लगाना शुरू। पूछिए इन विधायकों से, पूछिए इनके मंत्रियों से कि भैया 5 साल कहां थे आप? आज जब चुनाव आए तो सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिला। इसीलिए साथियों, यह आग्रह करूंगा, ऐसे नेताओं को चुनने की जरूरत है, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने की जरूरत है जो सुख दुख में आपका साथ दे। मुझे गर्व है कि भैया मैं एक ऐसे नेता का खून मेरी रगों में है जिन्होंने निरंतरता में ये कार्य किया, और जितना उनसे संभव पड़ा उन्होंने देश के गरीब लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, और उनके जितने अधूरे सपने हैं उसको आगे पूरा करने का ये वचन आज आप लोगों को देकर जाता हूं कि उनके जितने अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का काम चिराग पासवान करेगा। पर अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। अंत में बस यही आग्रह करूंगा कि मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मेरे पिता के निधन के बाद मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर कई विपरीत परिस्थितियों से पिछले 1 साल में गुजरा हूं। कुछ जानकारी आपको होगी, जो जानकारी नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उससे मैं ही पार लगूंगा। पर बिना डरे हुए, बिना विचलित हुए मजबूती से आगे बढ़ रहा हूं। इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा हूं। ना मेरे नेता कभी किसी विपरीत परिस्थितियों से डरे थे, ना मैं डरने वाला हूं। बस सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है मेरे जीवन का, मेरे नेता के अधूरे सपनों को पूरा करना, और बस उसके लिए आप लोग का साथ, आप लोग का आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे नेता ने आज इस दिवस की शुरुआत की।